नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। पूरा देश इस वक्त दिल्ली बलात्कार कांड को लेकर आंदोलित है, उद्वेलित है। राजपथ से लेकर जनपथ तक लोग सड़कों पर उतरे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बहुत सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं, लेकिन लोग खुद ब खुद सड़कों पर उतरे और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब आवाज उठा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज लोगों को लगता है कि उनकी बेटियां, उनकी बहनें सुरक्षित नहीं हैं और महिलाओं को भी लगता है कि कहीं ना कहीं अत्याचार की अब हद हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। लेकिन सवाल है कि आवाज कैसे उठाई जाए? लोगों का यह गुस्सा जो है, दरअसल उस गुस्से से क्या कुछ निकल कर आ रहा है और देश में क्या इस वक्त कानून को बदलने की जरूरत है या पुलिस को बदलने की जरूरत है, पुलिस का माइंडसेट बदलने की जरूरत है या फिर दरअसल समाज की सोच बदले, ये सबसे बड़ी जरूरत है। इन तमाम मसलों पर, इन तमाम मुद्दों पर कई सवाल उठ रहे हैं और पूरे देश में इन पर लगातार बहस हो रही है। जानने का हक में भी आज हम इसी मुद्दे को उठाएंगे और देखेंगे कि आरटीआई को लेकर इस पूरे मसले पर क्या कुछ जानकारियां देश के सामने आई हैं और सूचना का अधिकार जो है किस हद तक इस मामले को ठीक करने में, महिलाओं को सुरक्षा देने में किस तरह से कारगर हो सकता है। और आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अलका लांबा। अलका जी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी आपका यहाँ। धन्यवाद आपका भी। इससे पहले कि हम तमाम मुद्दों पर बातचीत शुरू करें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दरअसल बलात्कार को लेकर जो मामले हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। पिछले एक दशक में, जी हां, पिछले एक दशक में बलात्कार के मामलों में 330% तक इजाफा हुआ है। दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के बाद दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जा रहा है, लेकिन आरटीआई से ये बात सामने आई है सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई जैसे महानगरों में भी लगातार बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। और अगर महिलाओं के छेड़छाड़ और उनके यौन उत्पीड़न की बात करें तो ऐसे बहुत से मामले हैं जो दरअसल पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं होते। ये मामले किस तरह से सामने आ रहे हैं और क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं देश की, समाज की, ये जानने के लिए देखते हैं हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट को। दिल्ली गैंग रेप के बाद देश की राजधानी को भले ही रेप कैपिटल कहा जा रहा है, पर सच तो ये है कि आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बीते 4 दशक में देश में बलात्कार की घटनाओं में 875% का इजाफा हुआ है। सूचना का अधिकार कानून से यह खुलासा भी हुआ है कि अब तक जो मुंबई महिलाओं के लिए सुरक्षित मानी जाती थी, वहां भी साल 2011-12 में बलात्कार के मामलों में 15% और छेड़छाड़ की घटनाओं में 14% बढ़ोतरी हुई है। और पूरे देश में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हमारे पेरेंट्स हमें जाने नहीं देते हैं, बट इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि अगर एक लड़का बाहर जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते। एंड ऐसे कपड़े नहीं पहनने, वैसे कपड़े नहीं पहनने। आजकल पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं कि क्यों हम लड़कियों को क्यों रात तक बाहर रहना है, क्यों लड़कियों को ऐसी जॉब्स करनी है। अगर एक तरफ को तुम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हो और दूसरी तरफ को तुम ये कह रहे हो आज की तुम लड़कियों को रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़का क्यों अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। आजकल अगर आप देखोगे तो गाँव में ज़्यादा रेप हो रहे हैं दैन दिल्ली में। तो ये आप देखिए ना, वो लोग तो सूट में निकलते हैं। तो कपड़े तो आजकल मतलब कुछ कह नहीं सकते कि कौन आदमी क्या कर सकता है और कौन आदमी क्या नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश में 3406, जो कि देश में सबसे ज्यादा रेप केस के मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में 2363 रेप केस के मामले सामने आए और उसका स्थान दूसरा है। उत्तर प्रदेश 2042 रेप केस वहां पर हुए और उसका स्थान तीसरा है। राजस्थान में 1800 रेप केस के मामले दर्ज किए गए और उसका देश में स्थान चौथा है। महाराष्ट्र 1701 रेप केस के मामले दर्ज किए गए, उसका स्थान देश में 5वां है। असम 1700 रेप केस के मामले दर्ज किए गए, उसका स्थान 6ठा है। और आंध्र प्रदेश 1442 रेप केस के साथ 7वें स्थान पर है। देश के महानगरों की बात की जाए तो दिल्ली रेप के मामलों में सबसे आगे है। पिछले 5 सालों में राजधानी में रेप की 2620 घटनाएं दर्ज की गई। इसकी तुलना में मुंबई में 1033, बेंगलुरु में 383, चेन्नई में 293 और कोलकाता में 200 रेप केस के मामले दर्ज किए गए थे।
अगर पूरे देश की बात की जाए तो 2001 से 2010 के बीच रेप के मामलों में आरोप साबित करने की दर मात्र 26% ही रहा। और यही चिंता की सबसे बड़ी वजह है कि बलात्कार के मामले सालों साल अदालतों में चलते रहते हैं और हर 4 में से 3 आरोपी साफ बच निकलते हैं। जैसे दिल्ली में एक सेटअप बनता जा रहा है, ऐसा सिस्टम ऑल ओवर इंडिया बनना चाहिए, क्योंकि आज दिल्ली के आंकड़े और बाहर के आंकड़ों में बहुत फ़र्क है। उसकी वजह यही है कि वहाँ प्रेशर भी काम कर रहा है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट नहीं है, वो भी बड़ा ऐसा है, बहुत स्लो प्रोसेस कि एक केस आज रजिस्टर्ड हुआ है 10 साल लग जाएंगे उसे कंप्लीट होने में। तो जो एक डिले है ना, डिले ना केवल विक्टिम को जो है परेशान करती है, उसको डिस्करेज करती है, बल्कि एक्यूज पर्सन्स को एनकरेज करती है टू कमिट मोर क्राइम। सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून बनाने वालों की नीयत साफ है? और फिर कानून बन भी जाए तो क्या कानून को लागू करने वाले, कानून के रखवाले मुस्तैदी से काम करेंगे? जब तक पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं होती तब तक ये सारे सुधार बेमानी है। हालांकि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट रोजाना बलात्कार की सुनवाई, कड़ी सजा की बात कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ जब तक पुलिस अपना ईमानदारी से काम नहीं करेगी तब तक न तो बलात्कार के मामले कम होंगे और न ही अपराधी को पकड़े जाने और कड़ी सजा मिलने का डर होगा। जो ये लोग क्राइम कर रहे हैं, जिनको बलात्कार करने का बात भी डर नहीं है, बस 16 तारीख के बाद कल ये घटना और सामने आई है, ऐसे लोगों के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच बनाई है उनको सुप्रीम कोर्ट को बेंच बनानी चाहिए। जैसा अभी मेरे परिचित ने कहा कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं उनको लेके एक बेंच बनानी चाहिए, इनको लाइफ देनी चाहिए, जिससे क्राइम, बलात्कार जैसे क्राइम जो चल रहा है, ये बलात्कार रेप जो चीज़ है, लाइफ लॉन्ग अगर हो जाएगी एक बार को, जीवन में आदमी करते हुए डरेगा। हालांकि सरकार ने इस बलात्कार के विरुद्ध आंदोलन के बाद रेप की घटनाओं पर अंकुश लगाने और महिलाओं के सुरक्षा के लिए कई कदम उठाने की घोषणा की है, लेकिन अगर सरकार किए गए वादे को पूरा नहीं करती तो आरटीआई कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा और सरकार की जवाबदेही तय करनी होगी। कहीं रिश्ते कलंकित हो रहे हैं तो कहीं बूढ़ों पर वासना का ज्वार हावी है। यहाँ तक कि मासूमों को भी अपना हवस का शिकार बनाया जा रहा है। अगर बलात्कार के मामलों को देखें तो 1971 में जहाँ पर सिर्फ 2487 मामले थे, वहीं 2011 में बढ़कर, यानी कि इन 40 सालों में बढ़कर 24,206 मामले दर्ज किए गए हैं। आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है? क्या सरकार ऐसी कदम उठाएगी जिससे बलात्कार के आंकड़ों में कमी आएगी? दिल्ली से कैमरामैन विजय कुमार के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज़। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। और अलका जी, इतना इजाफा जो रेप केसेस में हो रहा है, आप सबसे पहले इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती है? मसले बहुत सारे हैं, उंगलियां बहुत पे उठाई जा सकती हैं, लेकिन आपको कुल मिलाकर क्या लगता है ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको समझाने की हर एक को कोशिश कर रही हूँ। जिम्मेदार कौन है? मैं ये एक लड़की से शुरू करती हूँ, जो लड़की सड़क पे खड़ी है और उस लड़की के साथ इस तरह का हादसा होता है, चाहे छेड़खान है, चाहे उसको टच करने की बात है, या उसका इतना बड़ा जघन्य रेप जो हुआ है। मैं कहूँगी एक लड़की सबसे पहले, उसके बाद लड़की के इर्द गिर्द जो समाज खड़ा हुआ है वो, उसके समाज के बाद आती है पुलिस, पुलिस के बाद आता है कानून, कानून जब इंप्लीमेंट होता है तो सजाएं आती है, जब सजाएं होती है तो डर और खौफ पैदा होता है और एक बदलाव आएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जब एक लड़की है, पहली हिम्मत उस लड़की को दिखानी है। मैं हर एक को बार बार कह रही हूं, उस लड़की को दो अब रास्ते हैं, एक मां के पास और पिता के पास, कि ये जो हादसा, जघन्य अपराध हुआ है उससे डर कर या तो अपने लड़कियों को घरों के अंदर बंद कर दीजिए, या माफी चाहूंगी जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं वो आप करते रहिए, या दूसरा रास्ता जो मैंने अपनाया है, हमें डरना नहीं है। अब हमें और मजबूत और ताकतवर बनकर, हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर सहन नहीं करना, जवाब देना और लड़ना। लोग कह रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए। आपको लगता है कि क्या वास्तव में कानून, क्योंकि अभी हमारे कानून में 7 साल की सजा देने का प्रावधान है, बहुत होगा तो आप शायद इसको 7 से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप अगर उसके कई सारे अपराधों को मिलाकर कह दें कि अलग अलग आपकी सजा होगी तो आप 10 साल 15 साल, लेकिन अमेरिका जैसे देश में भी रेप की जो कम से कम सजा है वो 20 साल है। कैसे आप देखते हैं, क्या होनी चाहिए? देखिए, वही बात है, ये सख्त वर्ड शब्द का जो हम इस्तेमाल कर, इसके मायने क्या हैं? आप अभी तक का जो कानून है वो कहता है कि रेप के केस में 3 से 7 साल की सजा है।
अभी सरकार कह रही है कि हम उसे जो है उम्र कैद, इस केस में उम्र कैद हम लोग दे सकते हैं। क्या उम्र कैद सख्त सजा है? क्योंकि आप उन्हें जिंदगी भर जेलों में बिठा के खिला पिला के मोटा करने वाले हैं, शायद उसकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा, उसका परिवार वही उससे मिलता रहेगा जिंदगी भर के लिए। तो सख्त सजा का मतलब क्या है? सख्त सजाएं दो हैं जिसकी मांग इस देश का युवा और महिला कर रही है। नंबर एक, इन्हें बनाया जाए, और अगर नहीं बनाया जा सकता तो फिर फांसी की मांग है। इस पे अब डिबेट हो रहा है और डिबेट होना भी चाहिए और किसी अंजाम तक पहुंचना होगा, क्योंकि यही दो सख्त सजाएं हम महिला के तौर पर देख रहे हैं। बहुत से जो महिला एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि अगर रेप केसेस में अगर आप फांसी की सजा दे देंगे तो ये भी हो सकता है कि जो रेपिस्ट है उसके बाद, रेप के बाद वो महिला को छोड़े ना, उसको जिंदा मार दे ताकि सारे सबूत ही मिट जाएं। ऐसी भी तो आशंकाएं जताई जा रही हैं। आशंकाएं बहुत हैं, बिल्कुल आप इस पे चर्चा करिए, लेकिन एक राय आई है इस केस में भी, जब लड़का और लड़की को मारकर सड़क पर बिना कपड़ों के फेंक दिया गया तो यही सोच किया गया था कि वो मर चुके हैं, पर वो नहीं मरे थे, लेकिन सोचा ये था। तो यहाँ तो कोई फांसी की सजा नहीं थी जब 6 लोगों ने एक लड़की के साथ इस तरह का बलात्कार, जघन्य अपराध किया, और तब तो कोई फांसी की सजा नहीं, फिर भी उन्होंने मारा हुआ समझ के छोड़ा। अब आप कहेंगे कि हमारे देश में जो है हत्याओं की सजा, अगर आप कोई किसी की मर्डर कर देता है तो उसमें फांसी की सजा है, तो क्या इस देश में हत्याएं कम हो गई हैं? नहीं हुई हत्याएं। तो मुझे ये मालूम है डर तो पैदा करना ही है हमें, कानून बनाने ही है हमें, और उसका इस्तेमाल भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि फांसी होके केस बलात्कार खत्म नहीं होंगे। उम्र कैद डर नहीं है। उम्र कैद ये कहती है कि आपको जिंदगी भर एक जेल में बिठाया जाएगा, आपको खिलाया पिलाया जाएगा, आपका पूरा ध्यान दिया जाएगा, आप अगर बीमार होंगे तो आपको पकड़ से बाहर आते तो शायद मैं कहती वो सुरक्षित नहीं है, वो बहुत सुरक्षित हैं। और अभी ना अभी कहीं ना कहीं जो फांसी की मांग का विरोध कर रहे हैं वो उनको और सुरक्षा की भावना उन लोगों में भी दे रहा है, उनके परिवारों में, या जो बाहर अभी भी इस अपराध एक हवस को दिमाग में लेकर चल रहे हैं, उन्हें मालूम है इस देश में फांसी का कानून नहीं बनेगा। इस देश में हमें जो करना है वो कर लेंगे, कानून लंबा है, प्रक्रियाएं लंबी हैं, हमें जेल हो सकती है लेकिन जेल में हमारी जिंदगी जो है वो कठिन नहीं है। कठिन कैसे बनाया जाए, खौफ और डर कैसे हो, ये सोचना है हमारे कानूनों। पूरा जो आंदोलन जो चल रहा है, लोगों का आंदोलन चल रहा है, लोगों को इस आंदोलन में भी लगता है कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। जिस तरह से लोग एजिटेटेड हुए, उसके बाद आप पर भी आरोप लगाए गए, कई टेलीविजन चैनल्स की ओर से कहा गया कि आप दरअसल जो है आपने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को भड़काया, पत्थरबाजी कराई। ये आरोप आप पर भी आरोप लगे, राजनीति के आरोप लगे। देखिए मुझे दुख होता है जब ये घटना हुई तो एक महिला के तौर पर मुझे जब पता लगा तो मेरा खुद खून खुला, और पहले दिन से मैं इस आंदोलन में, क्योंकि मुझे जरूर महसूस हो रहा था कि इस समय इस तरह के आंदोलन की सख्त जरूरत है जो दबाव बना सके कानूनों में बदलाव लाने के लिए, पीड़ित के न्याय के लिए। और मैं पहले दिन से आवाज को बुलंद करती रही, और 6 दिन के बाद 23 दिसंबर रविवार वाले दिन जंतर मंतर इंडिया गेट पे मैंने खुद देखा सुबह कि लड़कियों के साथ जो है मैन हैंडलिंग हो रहा है, उन्हें इंडिया गेट से 144 जो लगा हुआ है उसके तहत उठाकर गाड़ियों में भरा जा रहा है। तो मेरा खून खुला कि एक महिला को मैन हैंडलिंग क्यों, अगर आपको वहां से हटाना है तो महिला पुलिस क्यों नहीं है। तो मैं वहां तुरंत विद इन हाफ एन आवर वहां पहुंची, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये जो हो रहा है वो गलत है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ढील दी गई 144 में, ढील इसलिए दी गई क्योंकि वहां पर जो छात्र और युवा थे जो बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों के नहीं थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को कर रहे थे। और शाम 5 होते होते, मैं वहां थी, 5 होते होते जब पता लगा कि इंडिया गेट में बहुत माहौल बन चुका है, मैं माफी चाहूंगी, मुझे शर्म होती है, नई और पुरानी राजनीतिक पार्टियों के जो नुमाइंदे थे चेहरा दिखाने के लिए वहां पर अपने राजनीतिक अपना जो है स्वार्थ के लिए वहां पहुंच गए। और जब वो राजनीतिक लोग पहुंचे तो वहां पर कुछ लोगों ने, मैं फिर कहूंगी ये राजनीतिक का कार्यकर्ता पार्टियों का नहीं हो सकता, लेकिन उसकी आड़ में गुंडे और बदमाशों ने पथराव किया पुलिस पे और ये माहौल खराब हुआ। और मुझे दुख हुआ कि अब मैं चैनल का नाम भी लूंगी, IBN 7 के आशुतोष, बहुत जो जिम्मेदार एक मुझे रिपोर्टर दिखते हैं। ये दुख होता है कि जब आप न्यूज दिखाते नहीं हैं, आप न्यूज बेचने के लिए न्यूज बनाते हैं।